अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैंने 3 सेक्शंस आपके एफएसई के स्टूडेंट्स को पढ़ाया और इसके अलावा बीएस स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया। और अक्सर स्टूडेंट्स मुझे ये शिकायत करते हैं कि उनको लेसन समझ आ जाते हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो उनको याद करने में प्रॉब्लम होती है, और जब वो याद कर जाते हैं तो वो जल्दी भूल जाते हैं। और इसके अलावा एग्ज़ाम्स में वो बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर क्योंकि बिल्डअप हो जाता है, तो वो जो याद करते हैं वो लिखते वक्त और एग्ज़ामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देते वक्त भूल जाते हैं। तो कैसे इतने बड़े बड़े सिलेबस को जो है वो आसानी से लर्न किया जाए, याद किया जाए, उसके लिए मैंने कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए हैं, जिससे आपको इनको तैयार करने में, अपने लेसन्स को तैयार करने में मदद मिलेगी। सबसे पहली बात तो ये कि आप लकी हैं कि आपको वीडियोस की फॉर्म में या ऑनलाइन लेक्चर्स की फॉर्म में इस बार सारा कुछ घर पर और बड़े कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहकर पढ़ने का मौका मिला, और ज़्यादातर वो वीडियोस अवेलेबल हैं। तो जब भी अगर आपको कोई लगता है कि ये टॉपिक मुझे ठीक से, मेरी इस पर ग्रिप नहीं आ रही, तो आप उस वीडियो को, अवेलेबल है बायो की स्पेशली मेरे चैनल पे, तो आप उसे बार बार देख सकते हैं। अब हम जो मेन पर्पज़ है कि तैयार कैसे करना है, उसको कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो ये पढ़ने का असूल होता है कि किसी ऐसी जगह पर बैठ कर ना पढ़ें जहाँ पर शोर हो, जहाँ पर टीवी लगा हुआ हो, जहाँ पर कोई म्यूज़िक या कुछ इस तरह की आवाज़ वाली जगह हो। घर का कोई एक पुरसकून कोना ले लें जहाँ पर आप आराम से बैठ कर पढ़ सकें। जब आप पढ़ने लगें तो आपके पास स्मार्ट सिलेबस की कॉपी हो, और आपके पास बुक हो, आपके पास हाईलाइटर और आपके पास पेंसिल हो। अब जो स्मार्ट सिलेबस है उसके आपने कॉपी अपने सामने रख कर, अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो अपनी बुक पे तमाम टॉपिक्स के निशान लगा लेने, गुड लगा देना है कि ये टॉपिक्स हैं, और जो टॉपिक्स आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है आपने उनको क्रॉस लगा देना है पेंसिल से हल्का, ताकि इधर ही आपको पता चल जाए कि ये टॉपिक्स यहाँ तक हैं, और आप बिला वजह के वो टॉपिक्स ना याद कर लें और उसमें आपका टाइम भी ना वेस्ट हो, जो कि सिलेबस में ही नहीं है। अब मैंने यहाँ मेन हेडिंग बनाई है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स, और आपको लर्न कैसे करना है। पहली बात तो ये कि पुरसुकून कोना हो घर का, खामोशी हो, वहाँ पर म्यूज़िक टीवी वगैरह से थोड़ा सा आपका ध्यान दूर हो, ताकि आप बिला वजह की दूसरी बातों में इन्वॉल्व ना हो, आपका जहन उधर ना जाए, और फोकस करने के लिए आप बुक जो है उसको देखें। दूसरी बात, हाईलाइटर जो है वो बहुत सारे कलर्स में आता है, लाइट ग्रीन में, फिर उसके बाद पिंक में, फिर ऑरेंज में, फिर येलोइश में, किसी भी कलर का ले लें, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को उससे अपनी बुक पर हाईलाइट करें, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को उससे अपनी बुक पर हाईलाइट करें। पेंसिल भी आपकी इसमें मददगार साबित हो सकती है। जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उसमें वो बोल्ड करके लिखे हुए होते हैं। अमूमन वो डेफिनेशंस होती हैं, येलो बॉक्सेस भी होते हैं जिनमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मेन पॉइंट्स के अंदर बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, और उनमें फिर आगे हेडिंग्स वगैरह नहीं होती। आपका मेन मकसद ये है कि आपने उसको इस तरह से पढ़ना है जैसे आप एक कहानी को पढ़ रहे हैं, जैसे आप एक ड्रामा देख रहे हैं तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपको उसकी स्टोरी याद रहती है। या आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको वो स्टोरी सिर्फ एक ही बार पढ़ने के बाद वो याद रहती है। इसको भी आपने इसी तरह से स्टार्ट करना है जैसे ये एक कहानी है, और इसको आप एक इस तरह का नॉलेज है जिसको आप पहले हिस्से से लेकर एंड के हिस्से तक आप इसको लेकर चलेंगे। जब आप पहले अपने माइंड को मेकअप करेंगे कि ये इजी है, आई कैन डू इट, मैं इसको अच्छे तरीके से लर्न कर सकती हूँ, तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं रहेगा। फिर मेन हेडिंग्स, मेन पॉइंट्स पर आते जाइए। आपके हाथ में पेंसिल मौजूद है, आप अपने जो टेक्स्ट है उसमें मेन हेडिंग्स के बाद सब हेडिंग्स खुद बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को ही ले लें तो हम उसकी हेडिंग बना सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, मैट्रिक्स, सेल्फ ऑटोनमस ऑर्गेनेल, और इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट्स थे, जिसमें कई बार जब मैं आपको लेक्चर देती भी थी तो मैंने आपको कई बार पॉइंट आउट किए थे कि ये हेडिंग बन सकती है, ये हेडिंग बन सकती है, ये हेडिंग बन सकती है। जब आपको हेडिंग्स याद रहती हैं, सब हेडिंग्स आप बनाते हैं, तो जो टेक्स्ट इतना लंबा होता है ना, उसका मेन की एक्सट्रैक्ट जो होता है वो आपको आसान हो जाता है। नंबर 2 जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि क्योंकि आपकी जो बायोलॉजी की बुक है वो आपको, या कोई भी और नॉलेज है, वो इसलिए नहीं दिया जा रहा कि आप उसको रट्टा मारें या हू बहू याद करें। अक्सर बच्चे उसको रट्टा मार लेते हैं, वो A to Z जैसा बुक में लिखा होता है वो A to Z बिल्कुल वैसा ही लिख देते हैं। इससे नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और आप रट्टू तोता बन के रह जाएंगे।
तो ये चीज़ आपके हक में नहीं है। इसलिए आपने जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, इसको थोड़ा सा ग्रामर से अगर आप पढ़ लें तो सिंपल इन दो जो टेंसेज हैं उसके पैसिव और एक्टिव वॉइस में ही सारी आपकी जो बुक होती है वो लिखी होती है। और आपने जो पॉइंट्स होते हैं उसको अपनी सादा इंग्लिश, आई सेड सिंपल प्लेन, जो हम आम जबान इंग्लिश की बोल सकते हैं, किसी को हमें अगर बात करनी हो समझानी हो इंग्लिश में तो उसमें हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू जैसे बयान करते हैं बात कर सकते हैं, वैसे ही हमें टेक्स्ट को भी लिखना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है, आपको पता है कि जो सारे साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसमें बहुत सारे फ्लो चार्ट्स होते हैं, जो जंगले नुमा बने होते हैं, बॉक्सेस लाइक बने होते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारे टेबल्स बने होते हैं। और अगर हम बायो की बात करें तो बहुत सारी डायग्राम्स बनी होती है। आपको हर सब्जेक्ट को, क्योंकि आपके 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के लिए कम से कम 2-2 दिन तो रख लेने चाहिए जिसमें आप उनके इन फ्लो चार्ट्स की और डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें। वैसे तो डायग्राम की प्रैक्टिस अगर आप कोई टीवी पे कुछ देख रहे हैं तो तब भी आप बना सकते हैं। आपको चाहिए कि बायो की जितनी भी डायग्राम है एक बार अच्छे तरीके से उसको अपने बुक को अपने सामने रखें, उसको देखें कि उसके क्या पार्ट्स बने हुए हैं, उसको देख के ड्रॉ करें, फिर उसको ज़बानी ड्रॉ करने की कोशिश करें और उसको मैच कर लें। जहाँ आपकी गलती होगी वो आपको बुक खोलने के बाद पता चल जाएगी। जब एक दफ़ा आप डायग्राम्स को, फ्लो चार्ट्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका आधा निचोड़ उन फ्लो चार्ट्स में, उन टेबल्स में, उन डायग्राम्स में बताया हुआ होता है। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इस पूरे सवाल को करने के लिए। फिर अगर आपको लगता है कि अब मैंने ये याद कर लिया तो बुक बंद कर दीजिए। मैंने इसको एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लिया तो बुक बंद कर दीजिए और अपने आंखें बंद करके बेशक अपने जहन में दोहराइए कि पहला पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट क्या था। और जब आपको लगे कि आप वहाँ कहीं मिस कर रहे हैं आप दोबारा बुक खोल के अपनी करेक्शन कर लीजिए। उसके बाद इस तरह से आप जब लर्न करेंगे तो आपका रट्टा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको मज़ीद पक्का कर लूँ, यानी मुझे और अच्छा हो जाए, तो आपने क्या करना है, पूरी अच्छी जो भी आपका टॉपिक है जिसको आप याद करें उसको A to Z पढ़ लिया एक दफ़ा अच्छी तरह और उसको अपनी इंग्लिश में सादा लिखने बैठ जाएंगे, जिसे हम कह रहे हैं कि जी राइट डाउन आपने करना शुरू कर दिए। तो आप वो सारे टॉपिक्स, अगर आप लगता है आपको कि अभी भी उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो सारों को लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, या कुछ स्पेसिफिक जो टॉपिक्स आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगते हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो जैसे हम एक दूसरे को सबक सुनाते हैं उसी तरह अपने भाई बहन अम्मी अबू में से जो जिसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं वो लें, उनको बुक दें और उनको कहें कि मैं आपको अपनी इंग्लिश में ये सारे पॉइंट सुनाती हूँ तो आप मेरे से सुनें। जब आप दूसरे को सुनाएंगे तो उससे ये होगा कि जब आप इंग्लिश में सुना रहे होगे आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी हो जाएगी, आपकी दिमाग में वो सारे पॉइंट्स बैठ जाएंगे। जब कोई पॉइंट मिस हो जाएगा आपके एल्डर्स आपको बता देंगे कि ये पॉइंट तुमने मिस कर दिया है, और लर्निंग जो है आपकी, जो कि हमारा मेन फोकस है, वो अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो बुक्स हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की, केमिस्ट्री और फिज़िक्स में केमिकल इक्वेशंस और फार्मूलाज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरा तो ये याद करने का तरीका था कि मैं एक बड़ा ड्राइंग पेज लेती थी, उस पर वो सारी केमिकल इक्वेशंस या वो सारे फार्मूलाज जो मुझे डिफ़िकल्ट लगते थे उनको मैं बड़ा करके लिख लेती थी और अपने घर में किसी अलमारी के पीछे, किसी दीवार पर, किसी जगह मैं उसको बड़ा करके चिपका दिया करती थी और रोज़ उठ के मैं उसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ती थी। सिर्फ पढ़ना है आपने। जब आप रोज़ दिन में सिर्फ एक दफ़ा 1 से 2 मिनट के लिए उसको पढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपको उसको रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा, आपको उसको लर्न करने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। वो बार बार देखने से, दिन में किसी एक दफ़ा आप देखेंगे, एक हफ्ते के अंदर आपको सिर्फ देखने से ही वो याद हो जाएगी। तो ये एक मेरा इंपॉर्टेंट तरीका था जो कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया है और अक्सर स्टूडेंट्स ने ये बात कही कि यस मिस उसमें हमें रट्टा लगाना नहीं पड़ा, बल्कि खुद ब खुद वो केमिकल इक्वेशन और फार्मूला जो था वो जहन में बैठ गया। उसके बाद तैयारी के लिए जब आपको लगता है कि आप सारा टेक्स्ट अच्छे तरीके से कर चुकी हैं, डायग्राम्स अच्छे तरीके से कर चुकी हैं, तो जो टेक्स्ट के एंड पर एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उसमें MCQs वगैरह, स्पेशली ऑब्जेक्टिव जो पोर्शन है वो होता है, उसको सॉल्व करना चाहिए आपको खुद। जो चीज़ आपको नहीं मिल रही आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी हेल्पिंग बुक्स भी होती हैं, आप में से अक्सर नीली होती हैं, उनमें भी वो एक्सरसाइजेज सॉल्व होती हैं, तो उनको याद कीजिए और अपने एल्डर्स को सुना दीजिए।
फिर 5 साल पेपर जो है वो मार्केट में उर्दू बाज़ार से बड़े आराम से मिल जाते हैं, सॉल्व भी होते हैं और अनसॉल्व भी होते हैं। तो क्योंकि अब टाइम कम रह गया, तो अगर आप सॉल्व ले लेते हैं तो अच्छी बात है। उनको आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे सवाल ऑलरेडी क्योंकि हल हुए होते हैं और सिर्फ थ्योरी ज़्यादातर होता है जो शायद सॉल्व नहीं हुआ मिलेगा। तो उनकी भी प्रैक्टिस आप करें। उनकी प्रैक्टिस इस तरह करें, मिसाल के तौर पर ये 2021 जा रहा है, तो इससे पिछले 5 साल अगर आप लगा लें, फॉर एग्जांपल 2016 से हम बात कर लेते हैं, 17 से बात कर लेते हैं, तो एक पेपर को एक दिन में उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको याद किया जा सकता है और उसको अपने एल्डर्स को सुनाया जा सकता है। इसके अलावा उसको चेक भी कीजिए कि क्या उसमें जो सारा सोल्यूशन दिया गया है वो ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके हैं जिससे ओवरऑल आपको जो आपकी बुक है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने में मौका मिलेगा। और अगर फिर भी आपको महसूस होता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने ग्रुप्स के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, और आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।